हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे से होंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्लास होने वाला है क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का पार्ट 5। चलिए समझते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं डाल्टन का परमाणुवाद के बारे में। इंग्लिश में इसे कहते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे डाल्टन का परमाणुवाद। तो डाल्टन का पूरा नाम था जॉन डाल्टन। डाल्टन का पूरा नाम है जॉन डाल्टन। ठीक है, जॉन डाल्टन का परमाणुवाद 1808 में जॉन डाल्टन का परमाणुवाद 1808 में प्रकाशित हुआ। ठीक। तो चलिए अब डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में समझते हैं। तो चलिए समझते हैं। पहला हमारे पास पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना है। जिन्हें परमाणु कहते हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है। तो पहला हमारे पास पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं इसे एटम। ठीक। तो चलिए अब दूसरा समझते हैं। दूसरा क्या हमारे पास। दूसरा हमारे पास आकार आकृति तथा द्रव्यमान। दूसरा हमारे पास आकार आकृति तथा द्रव्यमान में किसी एक तत्व के सारे परमाणु एक समान होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं। तो तीसरा हमारे पास आकार आकृति तथा द्रव्यमान।
द्रव्यमान में अलग अलग तत्वों को के परमाणु अलग अलग होते हैं। तीसरा क्या है हमारे पास, आकार, आकृति तथा द्रव्यमान में अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे समझते हैं। चौथा है हमारे पास तत्वों के परमाणु आपस में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। जिनके सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। चौथा है हमारे पास तत्वों के परमाणु आपस में संयोग करके यौगिक बनाते हैं जिनके सूक्ष्मतम, जैसे कि हमारे पास है कार्बन हो गया प्लस ऑक्सीजन। ठीक, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, दोनों मिलकर के एक अणु बनाएंगे। ठीक है, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनाएंगे CO2। ठीक है, चलिए एक और समझिए, Na प्लस Cl, इन दोनों तत्वों को मिलकर क्या बनेगा, सोडियम और क्लोरीन को मिलने से क्या बनता है, NaCl। ठीक है, तो चलिए अब आगे समझते हैं। पांचवा है हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया तो पांचवा है हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाली सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है। ठीक है, तो चलिए अब आगे समझते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा परमाणु परमाणु को न तो तो सिक्स पॉइंट है हमारा परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, हमने अभी पढ़ा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के बारे में। तो पहला था हमारा क्या, पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना है जिन्हें परमाणु कहते हैं। ठीक, आकार, दूसरा था हमारा आकार, आकृति तथा द्रव्यमान में किसी एक तत्व के सारे परमाणु एक समान होते हैं। ठीक है,
तीसरा हमारा आकार, आकृति तथा द्रव्यमान में अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग होते हैं। चौथा हमारे पास तत्वों के परमाणु आपस में ही संयोग करके यौगिक बनाते हैं, जिनके सूक्ष्म कण को अणु कहते हैं। जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के CO2 बनाते हैं, Na प्लस Cl मिलकर NaCl बनाते हैं। ठीक है। पांचवा था हमारा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाली सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है। छठा था हमारा परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया हो। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम एक सवाल करके समझते हैं इसको। तो हमारे पास एक सवाल है, चलिए इसे समझते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आप लोग नोट कीजिए इसको। तो चलिए यहाँ पे एक सवाल करते हैं। तो सवाल है हमारा, डाल्टन के परमाणुवाद से तो हमारा सवाल है, डाल्टन के परमाणुवाद से रासायनिक संयोग का नियमों का सत्यापन कीजिए। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डाल्टन के परमाणुवाद के दो नियम यहाँ पे लिखेंगे। तो चलिए समझते हैं। चलिए शुरू करें। पहला हमारे पास द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तथा परमाणु न तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है तथा परमाणु न तो उत्पन्न हो सकता है और न ही नष्ट हो सकता है। इस प्रकार से द्रव्यमान का संरक्षण होता है। ठीक। पहला पॉइंट ये हो गया हमारे पास। दूसरा समझते हैं। दूसरा हमारे पास स्थिर संगठन। दूसरा हमारे पास स्थिर संगठन का नियम।
तो दूसरा हमारे पास स्थिर संगठन का नियम। किसी यौगिक में परमाणु का द्रव्यमान आपस में स्थिर या निश्चित अनुपात में होता है। सवाल क्या था हमारा, डाल्टन के परमाणुवाद से रासायनिक संयोग नियमों का सत्यापन कीजिए। तो इस प्रकार आप अपना आंसर लिख सकते हैं। पहला, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है तथा परमाणु न तो उत्पन्न हो सकता है और न ही नष्ट हो सकता है। इस प्रकार से द्रव्यमान का संरक्षण होता है। ठीक। दूसरा हमारा स्थिर संगठन का नियम। किसी यौगिक में परमाणु द्रव्यमान आपस में इस स्थिर या निश्चित अनुपात में होता है। ठीक। तो अभी हमने पढ़ा डाल्टन का परमाणुवाद और परमाणु सिद्धांत के बारे में। तो चलिए अब आगे समझते हैं। तो अभी हमने पढ़ा डाल्टन का परमाणुवाद का सिद्धांत। तो चलिए अब आगे समझते हैं। अब समझते हैं डाल्टन का परमाणुवाद का सीमाएं। ठीक। डाल्टन का परमाणुवाद की सीमाएं। ठीक। इंग्लिश में कहते हैं इसे लिमिटेशन लिमिटेशन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इंग्लिश में कहते हैं इसे लिमिटेशन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है। तो चलिए अब समझते हैं। जो डाल्टन की परमाणुवाद थी उसमें कुछ कमियां रह गई थी। तो चलिए अब उन कमियों को हम समझते हैं, वो कमियां कौन कौन सी थी। तो पहला हमारे पास है अलग अलग तत्वों को तो पहला हमारे पास अलग अलग तत्वों के परमाणुओं में भिन्नता का कारण नहीं समझा सका। डाल्टन का परमाणुवाद की सीमाएं, जैसे कि डाल्टन का थ्योरी में कुछ कमियां रह गई थी जो उनको सुलझा नहीं पाया, वो जिन्हें वो सही से बता नहीं पाया। तो डाल्टन परमाणुवाद में जो कमियां रह गई थी उन्हीं कमियों का हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जो आगे जाके पूरा हो गया था। तो चलिए हम समझते हैं। तो पहला था हमारे पास अलग अलग तत्वों के परमाणुओं में भिन्नता का कारण नहीं समझा सका। ठीक है। तो डाल्टन ने इस एक कमी इसका ये रह गया, अलग अलग बोल बना। तो दूसरी कमी क्या थी उसमें, अलग अलग तत्वों के परमाणु आपस में संयोग करके यौगिक का अणु बनना परमाणुवाद से स्पष्ट नहीं है। ठीक है। तो चलिए तीसरी कमियों के बारे में समझते हैं।
तीसरी कमी क्या थी? तीसरी कमी थी किसी अणु में परमाणु को बांध के रखने वाले बलों की प्राकृतिक के बारे में नहीं बताया जा सका। ठीक है। चौथा है हमारे पास चौथी कमी थी अणु तथा परमाणु के बीच अंतर स्पष्ट नहीं कर सका। ठीक। डाल्टन का परमाणुवाद की कुछ कमियां जैसे कि अलग अलग तत्वों के परमाणु में भिन्नता का कारण नहीं समझा सका। अलग अलग तत्वों के परमाणु आपस में संयोग करके यौगिक का अणु बनना परमाणुवाद से स्पष्ट नहीं है। ठीक है। किसी अणु में परमाणु को बांध कर रखने वाले बलों की प्रकृति के बारे में नहीं बताया जा सकता। ठीक। अणु तथा परमाणु के बीच अंतर स्पष्ट नहीं कर सकते। ये कुछ डाल्टन परमाणुवाद की कुछ कमियां रह गई थी। ठीक है। तो उन्हीं कमियों को यहाँ पे लिखा गया। तो अभी हमने पढ़ा डाल्टन परमाणुवाद की कुछ कमियां। ठीक। अब समझते हैं आधुनिक परमाणुवाद के बारे में। आधुनिक परमाणुवाद को इंग्लिश में कहते हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। ठीक। आधुनिक परमाणुवाद को इंग्लिश में कहते हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। ठीक। तो चलिए अब समझते हैं आगे। तो आधुनिक परमाणुवाद आने से पहले डाल्टन्स का जो परमाणुवाद था उसको लगभग 100 वर्षों तक आधुनिक परमाणुवाद से पहले लगभग 100 वर्षों तक डाल्टन्स परमाणुवाद को चुनौती नहीं मिल पाई। तो इससे पहले डाल्टन्स का परमाणुवाद ही चल रहा था। तो फिर कुछ और वैज्ञानिकों ने आया तो उन्होंने आगे की खोज की। तो फिर अब हम आधुनिक आधुनिक परमाणुवाद को समझते हैं। तो अब जो भी हम आगे पढ़ते हैं जो भी पढ़ते हैं अब वो आधुनिक परमाणुवाद के हिसाब से ही पढ़ते हैं। तो चलिए आगे समझते हैं। 100 वर्षों तक डाल्टन्स का परमाणुवाद को चुनौती नहीं मिल पाई। तो फिर उसके बाद कुछ वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया। जैसे कि थॉमसन हो गया, बोर तथा रदरफोर्ड। आप इन वैज्ञानिकों के नाम सुने होंगे। तो फिर डाल्टन्स लॉ के बाद फिर इन वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया। तो फिर आगे के हमें तत्वों के बारे में परमाणुओं के बारे में जानकारी दी। तो चलिए अब आगे समझते हैं। थॉमसन, बोर तथा रदरफोर्ड द्वारा थॉमसन, बोर तथा रदरफोर्ड द्वारा दिए गए परमाणु मॉडल के अनुसार आधुनिक परमाणुवाद निम्नानुसार है।
जैसे कि थॉमसन, बोर तथा रदरफोर्ड द्वारा दिए गए परमाणु मॉडल के अनुसार आधुनिक परमाणुवाद के मुख्य बिंदु निम्नानुसार है। तो चलिए समझते हैं कौन कौन से बिंदु हैं। तो पहला है परमाणु तो पहला हमारे पास परमाणु और भी सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। जैसे जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु और भी सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। और उन्होंने ये भी बताया कि अब परमाणु अविभाज्य नहीं रही। तो आधुनिक परमाणुवाद में हमें क्या पता चला कि परमाणु और भी सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। ठीक है, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ये भी पता चला कि अब परमाणु अविभाज्य नहीं रहे। तो चलिए दूसरा समझते हैं। तो दूसरा हमारे पास किसी तत्व के समस्त परमाणु का द्रव्यमान समान हो यह आवश्यक नहीं, क्योंकि समस्थानिकों में परमाणु के द्रव्यमान में अंतर होता है। जैसे कि कार्बन 6 12। ठीक है, कार्बन में 6 12 भी होते हैं और 6 14 भी होते हैं। ठीक है, ठीक। तो ये तत्व एक ही है, पर इसके ये दोनों का समान, दोनों का जो द्रव्यमान है ये समान हो। जैसे कि तत्व तो एक ही है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, लेकिन इसमें 12 इसमें 14 है। तो ये दोनों में समान हो ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि समस्थानिकों में परमाणु के द्रव्यमान में अंतर होता है। तो ठीक है, समस्थानिकों जैसे आइसोटोप, समस्थानिकों का मतलब होता है आइसोटोप। तो आइसोटोप में इसे चेंज चेंज हो जाता है। ठीक है? ये ज्यादा तक नहीं होता, लेकिन पर किसी किसी तत्व में ऐसे ही होता है। तो चलिए अब तीसरा समझते हैं।
तीसरा हमारे पास संभारिक की खोज के उपरांत अब ये भी आवश्यक नहीं है कि दो अलग अलग तत्वों के परमाणु भार समान भी हो सकता है, जैसे कार्बन और नाइट्रोजन। ठीक है, कार्बन कार्बन का भी परमाणु भार 14 होता है, 612 भी होता है, 614 भी होता है। मैंने यहाँ पे बताया था दोनों में दो दो होते हैं। ठीक है, तो कार्बन का परमाणु भार भी 14 होता है और नाइट्रोजन का परमाणु भार भी 14 होता है। ठीक, तो जैसे कि यहाँ पे कहा गया है कि कि अब ये भी आवश्यक नहीं है कि दो अलग अलग तत्वों के परमाणु भार समान भी हो सकता है। तो जैसे कि ये कार्बन एक अलग अलग तत्व है, नाइट्रोजन एक अलग तत्व है, तो ये दोनों का परमाणु भार समान है। ठीक है, तो यहाँ पे यही डिफाइन किया गया है। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब आगे समझते हैं। तो चौथा हमारे पास नाभिकीय क्रियाओं द्वारा अब किसी एक तत्व के परमाणु को दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे कि कणों की बमबारी द्वारा चौथा हमारे पास नाभिकीय क्रियाओं द्वारा अब किसी एक तत्व के परमाणु को दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कणों की बमबारी द्वारा नाइट्रोजन परमाणु ऑक्सीजन में बदल जाता है। तो चलिए अब पांचवा समझते हैं। तो पांचवा हमारे पास
परमाणु अविनाशी है ये अब नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आइंस्टीन के समीकरण E = mc² से परमाणु के द्रव्यमान का कुछ भाग ऊर्जा में परिवर्तित हो सकता है। ठीक, E = mc² क्या है, तो जैसे कि E हो गया, E ऊर्जा हो गया, m भार हो गया, c प्रकाश का वेग है। E को ऊर्जा कहते हैं, m को भार कहते हैं, c को प्रकाश का वेग कहते हैं। तो आज हमने पढ़ा डाल्टन का परमाणुवाद के बारे में और आधुनिक परमाणुवाद के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का क्लास समझ में आया होगा। तो चलिए इसे नोट कीजिए, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। ठीक।